हाय फ्रेंड, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं। बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टि कोण एवं बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, तो ये सीटेट या अनटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अधिक क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, और भी जो बाकी के चैप्टर है उनका भी मैंने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है। अगर आपको वो हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070556077। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बुद्धि की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि एक शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो फ्रेंड, हमारे दैनिक जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, तो बुद्धि के प्रयोग से हम उन्हें समायोजित करते हैं। उसके बाद है बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। तो मूर्त वस्तु का पहले मतलब समझ लेते हैं। जिसे हम देख सकते हैं वो मूर्त वस्तु होता है, तो बुद्धि को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुद्धि अमूर्त होता है। मूर्त नहीं, क्या होता है? अमूर्त होता है। इसलिए केवल इसके प्रभाव और परिणामों को ही जाना जा सकता है। आप जैसे समझ सकते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसके बुद्धि के प्रभाव को आप फर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड, बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो जो बुद्धि होता है उसमें कई तरह की मानसिक योग्यताएं होती है, जैसे चिंतन, तर्क या गणितीय समस्याएं करने का जो क्षमता होता है। तो बुद्धि में कई तरह की मानसिक योग्यताएं होती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। पहला है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। ठीक है, दूसरा है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त यानी काल्पनिक चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। हमें उन वस्तुओं के बारे में सोचने की शक्ति प्रदान करती है जो हमारे आंखों के सामने नहीं होता है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन समस्याओं को सरल बनाती है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है नेक्स्ट, बुद्धि व्यक्ति को पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। जैसे हम लोग फ्रेंड कोई गलती करते हैं तो उस अनुभव के आधार पर सोचते हैं कि इसके बाद हम कोई गलती नहीं करें। ठीक है, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो बुद्धि का ही देन है। अभी तक जो भी सीखे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान बुद्धि का ही है। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। तो फ्रेंड, गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। ठीक है, पहला है मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, नृत्य, पेंटर आदि होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, मूर्त बुद्धि में उसमें किताबी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है फ्रेंड कि उसमें पुस्तकीय ज्ञान से हटकर ये होता है। इसमें अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, नृत्य, पेंटर। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति वकील, डॉक्टर, साहित्यकार आदि होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि का व्यक्ति मंत्री, व्यवसाय, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था। थॉर्नडाइक जैसे इसके पहले हम लोग समझे थे गैरिट ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। ये कंफ्यूजन हो जाता है। और थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कॉमन क्या है इन दोनों में, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी मूर्त बुद्धि है। इसमें
देखिए इसमें अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है। इसमें भी देख सकते हैं आप, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, जैसे इसमें मूर्त बुद्धि है तो इसमें क्या है, यांत्रिक बुद्धि। डिफिनेशन दोनों का लगभग सेम ही होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको। यांत्रिक बुद्धि, इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन आदि होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसको समझ लेते हैं। पहला है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है, तो बकिंघम का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। यह कथन किसका है, यह भी कथन वुडवर्थ का ही है। उसके बाद है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, लिंग, स्वास्थ्य। ठीक है, तो फ्रेंड इसको भी समझ लेते हैं। वंशानुक्रम, जिस बच्चे के माँ बाप अधिक बुद्धिमान होते हैं उसके बच्चे भी अधिक बुद्धिमान होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में है जहाँ पर बुद्धिजीवों की संख्या अधिक है तो वहाँ पर बच्चा भी बुद्धिजीव होगा, अधिक बुद्धिमान होगा। ठीक है, अब आयु का बात करते हैं। छोटे बच्चे का बुद्धि और बड़े आदमी का बुद्धि दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब लिंग का बात करें तो इस यहाँ पर देखा जाए तो लड़कियां भी लड़के से तेज होती है, लेकिन अधिकतर का बात किया जाए तो अधिकतर में लड़के लड़कियों से अधिक, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसकी बुद्धि, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसकी बुद्धि, काफ़ी फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ नहीं मैं बनाया हूँ। जो एक मैंने वीडियो बनाया है उसमें बुद्धि के सभी सिद्धांतों के बारे में बढ़िया से मैंने समझाया है। उसका वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि, इससे तो क्वेश्चन हर सीटेट या टेट एग्जाम में आता ही है। तो इसको बढ़िया से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। ठीक है, लेकिन बात किया जाए आईक्यू मापने का आविष्कार कौन किया था, सबसे पहले टर्मेन ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि को IQ और मानसिक आयु को MA और वास्तविक आयु को CA I/100। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण दिया है। इसी में 2 उदाहरण है, पहला समझ लीजिए। ठीक है, 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल का आता है और एक 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल का आता है। तो हम लोग पहले बच्चे का IQ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो मानसिक आयु इसमें कितना है, 5, तो मानसिक आयु को ऊपर लिखते हैं और जो उसका वास्तविक आयु है कितना है, 6, इसको नीचा लिखेंगे इंटू 100। कैलकुलेट करने पर फाइनली कितना आएगा, 83.3। ठीक है, उसके बाद दूसरे बच्चे का जो मानसिक आयु है कितना है, 5, इसको ऊपर लिख देंगे। जो इसकी वास्तविक आयु है 4, उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे बटा में और इंटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर फाइनली कितना आएगा, 125। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं मानसिक उम्र अधिक होने पर जो IQ आ रहा है वो अधिक आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर है बुद्धि लब्धि के मान, उसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, पहला है यदि किसी बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक हो तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। यदि किसी बच्चा का बुद्धि लब्धि 120 से 139 तक है तो अति श्रेष्ठ बच्चा होगा।
यदि किसी बच्चे का IQ 110 से 119 तक है तो श्रेष्ठ बच्चा होगा। यदि किसी बच्चे का IQ 90 से 109 तक है तो वो सामान्य या औसत बच्चा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास गार्डनर द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुएकाकी होता है। ठीक है, बहुकारकीय होता है। तो गार्डनर के अनुसार अभिबुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। तो जो बहुआयामी होता है वो कितने भागों में बटा गया? 9 भागों में, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 भागों के बारे में बताया क्योंकि 6 से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला है भाषाई बुद्धि। ठीक है, इसका संबंध वाक्य तथा शब्दों की बोध क्षमता से होता है। ठीक है, उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क तथा गणितीय समस्याओं से है। ठीक है, उसके बाद है स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से कल्पना करने से है। जैसे आपके सामने कोई फिगर दिया है उसके बारे में कल्पना करना, को सोचना है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि। इस बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण से है। ठीक है, सांगीतिक बुद्धि। ठीक है, इस बुद्धि में तारतम्य तथा लय को सही ढंग से प्रकट से है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। इस बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को समझने से होता है। जैसे कि आपकी जो भाव है या आपका जो संवेग है उसको आपको इसमें समझना होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।